आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे यूपी बीएड से मैंने आपसे कहा था कि यूपी बीएड के सारे टॉपिक हम टॉपिक वाइज एक एक वीडियो दो वीडियो जितना बड़ा जो टॉपिक होगा उसके अनुसार टॉपिक वाइज कवर करेंगे। उसी के रिगार्डिंग ये आपका दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक वर्णमाला का मैं ला चुका हूँ, ये दूसरा टॉपिक है वाक्य भेद। इसको हम आज यहाँ देखने वाले हैं। वाक्यों से संबंधित आपके बीएड एग्जाम में या किसी भी ऐसा एग्जाम जिसमें भी हिंदी आती हो, कम से कम 3-4 प्रश्न आपको 100% देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना मत करिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका रिगार्डिंग टू वाक्य भेद, आपको कभी भी वाक्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप बिना हिचक के आसानी से कर देंगे, चाहे वाक्य के प्रकार से हो या वाक्य के भाग से हो, सभी पूरा डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य भेद। तो वाक्य भेद को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि वाक्य क्या होते हैं। और तो वाक्य क्या है? शब्दों का एक सार्थक समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो रहा हो। यहाँ लिख दिया हूं मैं, शब्दों का एक सार्थक समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का समूह होता है वाक्य, लेकिन साथ में अगर उसका भाव नहीं निकल रहा, पूर्ण भाव नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अधूरा भाग है तब भी वो वाक्य नहीं कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पूरा भाव उसका निकलना चाहिए, ठीक है। अब भाषा क्या होती है? तो कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम चुनता है। उसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं? भाषा। जैसे हमें अपने विचार किसी से चुनना है तो हम हिंदी में किसी से अपने विचार व्यक्त करना है तो हम हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं या दूसरी किसी भाषा में बात करते हैं। तो ये जो भाषा जिसमें भी हम बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा। तो अपने शब्दों को या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। कई सारे वर्ड जब मिल जाते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे का और इसमें बड़ा की मात्रा और माँ मछली, ये मिलके एक शब्द बनाते हैं जिसका नाम है काम। इसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, अर्थपूर्ण युग्म बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और कई सारे शब्द जब मिलकर एक अर्थपूर्ण स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य, ठीक है। तो शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ पूर्ण भाव प्रकट हो उसे हम बोलते हैं वाक्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। वर्ड से वाक्य शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्यों से फिर भाषा बन जाती है एक, ठीक है। चलिए देख लेते। जैसे कोई भी वाक्य है, अगर मैं उसको एक सार्थक क्रम में न रखूं, उसका भाव प्रकट ना हो, तो वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी आधार पे कि वाक्य में क्या क्या चीजें आवश्यक है, किसी भी वाक्य में कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, इसी आधार पे वाक्यों के अंग बताए जाते हैं या वाक्यों के अवयव बताए जाते हैं। वाक्य के कितने अवयव होते हैं या कितने अंग होते हैं? तो वाक्यों के मेनली 6 अंग या अवयव होते हैं। कितने अंग या अवयव होते हैं? 6 अंग, या इन्हीं को आप अवयव बोलते हैं। पहला अवयव या अंग क्या है? सार्थकता। सार्थकता का मतलब है वाक्य में जो भी आप शब्द प्रयोग कर रहे हो वो पूरी तरह सार्थक शब्दों, निरर्थक शब्दों का वाक्य में कहीं भी स्थान नहीं होता। अगर आप निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किए हैं तो इसका मतलब वो वाक्य आपका गलत है। अर्थात राजेश, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, राजेश ने खाना वाना खाया, तो ये खाना तक तो ठीक है, लेकिन वाना का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ हम बोल जाते हैं फ्लो में, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है, ये वाक्य को गलत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें वाना शब्द का उपयोग नहीं करना, सिंपल राजेश ने खाना
खाया। तो सार्थकता से मतलब है आप जो शब्द उपयोग करेंगे वो सार्थक शब्द उपयोग करेंगे, निरर्थक शब्द नहीं। ठीक है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट अंग है उसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य को, एक वाक्य के जो शब्द होंगे वो एक क्रम में होना चाहिए, उनका एक विशेष क्रम है। जैसे इंग्लिश में आप क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं होता। हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर कर्म लिखा जाता है और लास्ट में क्रिया। कर्ता, कर्म और बाद में क्रिया लिखी जाती है। अर्थात ये क्रम जरूरी है। जैसे ये सही क्रम यहाँ लिखा है, मोहन बाजार जाता है, ये सही है। अगर मैं इसी को लिख दूं कि जाता मोहन, जाता बाजार है मोहन, ऐसा कुछ मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका इसका क्रम क्या है, गलत है। मतलब ये गलत क्रम का मैंने इस्तेमाल किया है, अर्थात ये वाक्य आपका नहीं कहलाएगा। जाता बाजार है मोहन, ये ऐसा कोई वाक्य नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। अर्थात हमें वाक्य में एक विशेष क्रम का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो क्रम है कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है योग्यता, अर्थात वाक्य के जो तीसरा अंग है वो योग्यता है। मतलब वाक्य में जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द उस वाक्य के योग्य है, उस वाक्य में वो शब्द आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मोहन ने अमरूद पिया। अब अमरूद पिया नहीं जाता, अमरूद क्या किया जाता है, खाया जाता है। पिया एक शब्द है, ऐसा नहीं कि पिया नाम का कोई शब्द ही नहीं है। पिया नाम का शब्द है, लेकिन पिया का उपयोग वो वाला पिया ना समझ लीजिएगा। ठीक है। पिया नाम का कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसे आप उपयोग नहीं करते। इसमें जो था, दोनों में देखिए डिफरेंस समझिएगा। इसमें जो ये वाना है, तो वाना नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है। और इसमें पिया नाम का शब्द है, लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए, अमरूद खाया। यहाँ हमें क्या चाहिए, अमरूद खाया। अर्थात दोनों में देखिए, अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, सार्थकता और योग्यता में अंतर। यहाँ आप उस शब्द को हटा के कोई उसकी जगह दूसरा योग्य शब्द रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में कोई अध्यापक है, वो योग्य नहीं है, तो उसे हटा के उसकी जगह दूसरा अध्यापक रखते हैं, तो योग्यता के अनुसार हटाया गया। तो इसी तरह आप वो शब्द हटा के यहाँ पिया हटा के खाया रख दिया, तो ये सही हो गया। ठीक है। लेकिन सार्थकता में क्या होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, वो उसकी वहां जरूरत थी ही नहीं, मतलब वो आप शब्द ही नहीं चाहिए, वहां वो एक्स्ट्रा आ गया, तो आप उसे हटाते हैं। इसकी जगह यहाँ से वाना सिर्फ हटेगा, इसकी जगह कोई नया शब्द नहीं आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। आकांक्षा का मतलब है कि वाक्य को पढ़, आकांक्षा का मतलब क्या होता है, इच्छा। आकांक्षा का मतलब इच्छा या अभिलाषा। अर्थात वाक्य को पढ़ने के बाद श्रोता के मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा या अभिलाषा बचनी नहीं चाहिए। श्रोता पूर्ण भाव, उसका पूर्ण मन भर जाए कि हाँ ये मतलब वाक्य कंप्लीट है, वो जो जानना चाहता था वो उसे प्राप्त हो जाए। जैसे स्कूल जा रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि स्कूल जा रहा है, तो आप क्या सोचोगे, स्कूल जा रहा है, स्कूल भी चलने लगा क्या, मतलब स्कूल जा रहा है। आपको उससे पहले बताना चाहिए कि राम स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। तो यहाँ इस चीज को आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा राम स्कूल जा रहा है, तो आप जो श्रोता होगा वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, राम स्कूल जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल और लिखा, गेंद खेल रहे हैं, तो आपके प्रश्न दिमाग में तुरंत एक अभिलाषा जगी, भैया कौन ना गेंद खेल रहा है। तो यहाँ आपके मन में अभिलाषा जगती है, इसी का मतलब है आकांक्षा। मतलब वाक्य में आकांक्षा नहीं बचनी चाहिए श्रोता के मन में वाक्य को सुनने के बाद। जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि वह गेंद खेल रहे हैं, तो ये अब उसके बाद श्रोता के मन में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। अगला शब्द, अगली चीज है आसक्ति या निकटता। आसक्ति या निकटता का मतलब है वाक्य के जो शब्द रहेंगे, सारे शब्द एक विशेष दूरी पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक शब्द एक हाथ की दूर पे, दूसरा शब्द एक मीटर की दूर पे आप रख दो, एक अगला शब्द 1 फुट की दूर पे, ऐसे नहीं।
ठीक है। आपको सभी शब्दों को एक विशेष दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर रखना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा लुक ले, अच्छे से दिखे। तो ये वाक्य में ये भी एक विशेष चीज है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लिखना राम जाता है, राम यहाँ लिख दिए, जाता अगले पेज में और है सबसे लास्ट वाले पेज में लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक विशेष दूरी के, एक क्रम के साथ साथ उनकी निश्चित दूरी का भी ख्याल रखना है। वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, छोटी सी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अन्वय क्या होती है? अन्वय का मतलब है क्रिया जो आती है आपके वाक्य में। हर वाक्य में क्रिया होती है, जो क्रिया आती है वो क्रिया वाक्य में जो उद्देश्य यूज हुआ है उस उद्देश्य के लिंग वचन और कारक के अनुसार हो। किस चीज के अनुसार हो? लिंग वचन और कारक के अनुसार प्रयोग हुई हो क्रिया। क्रिया जो हो वो उस वाक्य के उद्देश्य के लिंग वचन और कारक के अनुसार, मतलब जो लिंग है उस उद्देश्य का, उसी लिंग के अनुसार हमें क्रिया रखनी पड़ेगी, उसी वचन के अनुसार रखना पड़ेगा। अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, या अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। ये चीज हमें भी ध्यान रखना है। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश किया हूं, लड़के बाजार जा रहा है, तो ये गलत है। लड़के बाजार जा रहा है, लड़के मतलब बहुवचन है, अर्थात वचन कौन सा हुआ? बहु। लेकिन आपने यहाँ क्रिया एक वचन उपयोग किया, जा रहा है एक वचन है, अर्थात क्रिया में भी हमें परिवर्तन करना होगा, इसे बहुवचन बनाने होगा। मतलब लड़के बाजार जा रहे हैं, ये बहुवचन बन गया तो अब सही हो गया। अगर मैं यही लिख दूं लड़के बाजार जा रही हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये लिंग संबंधी त्रुटि है। आपसे वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की त्रुटि है, तो ये लिंग संबंधी त्रुटि है, या वचन संबंधी त्रुटि है, या कारक संबंधी त्रुटि है, ठीक है, या आकांक्षा, योग्यता, क्रम, सार्थकता, इनमें से किसी एक संबंधी त्रुटि होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। अब ये मत सोचिए कि ये कहे समझा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा उपयोग है, जिसे लोग गलत करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 35 क्वेश्चन तो सब कर लेंगे जितने लड़के वहां पेपर देने वाले जाने वाले, उसके बाद जो 15 क्वेश्चन बचते हैं उनको कौन सही करता है, सिलेक्शन वही लेने वाला है। और वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो यही क्वेश्चन होते हैं। इसी को जैसे दे दिया लड़के बाजार जा रहे हैं की जगह रही हैं दे दिया। सब जानते हैं कि ये वाक्य गलत है, लेकिन ये नहीं जानते कि इसमें किस प्रकार की गलती है। जैसे यहां मैं दे दिया राजेश ने खाना वाना खाया। अब सबको पता है कि खाना खाया, तो ये वाना यहां नहीं होगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस प्रकार की त्रुटि है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अन्वय का मतलब है कि वाक्य की जो क्रिया होगी वाक्य के उद्देश्य के लिंग वचन और कारक के अनुसार आएगी, ठीक है। तो बस इसको ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। एक सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि निम्नलिखित में से वाक्य का अंग या अवयव कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा, या है भी पूछ सकता है। तो आप उस प्रश्न के अनुसार देख लीजिएगा कि वहां क्या पूछ रहा है, ठीक है। और एक चीज बता दो, ये वाक्य के भाग नहीं है, वाक्य के अंग है, मतलब वाक्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये वाक्य के भाग नहीं है, ठीक है। जैसे और एक चीज, वाक्य के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से ये दो भाग होते हैं। वाक्य के ये दो भाग यहाँ लिखे हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जिसे आप, अगर मैं इसे इंग्लिश में बता दूं तो बहुत आसान है। सब्जेक्ट जिसे आप बोलते हो, और प्रेडिकेट। क्या बोलते हो? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य का कर्ता, प्रेडिकेट का मतलब उसके बारे में जो भी किया जा रहा है। जैसे राम पत्र लिख रहा है, राम स्कूल में पत्र लिख रहा है, स्कूल में पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ये मैं लिख दिया। तो राम यहाँ क्या है? उद्देश्य है, बाकी सब कुछ क्या है? विधेय है। तो चूंकि दो ही भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, तो एक जो क्या है उद्देश्य है, उसके अलावा सब कुछ क्या होगा? विधेय होगा। सिंपल सी बात है। फिर विधेय के भी भाग होते हैं, वो बाद में आगे का मैटर है, यहाँ का मैटर नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे वाक्य के भाग कितने होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 6। अब देखते हैं वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
आपको इससे 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में जिसमें हिंदी आती होगी देखने को मिलेंगे। बीएड के एग्जाम में भी 3-4 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बता रहा हूँ। वाक्य के भेद, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी चीज को मैं बांटने के लिए हरदम बताता हूँ कि उसका कोई आधार होना चाहिए, किस आधार पे आप वाक्यों को बांटना चाहते हो। तो हिंदी में वाक्यों को 2 या 3 आधार से, कई किताबों में आपको 2 आधार मिलेंगे, कई किताबों में 3 आधार मिलेंगे। मैं आपको 2 या 3 आधार बताऊंगा क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये ज्यादा जेन्युइन है, ज्यादा सच्चा है, यूपी ट्रिपल एससी इसी को मानती है। तो वाक्य में कितने प्रकार होते हैं? 3। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार से आप इनके भाग बता सकते हैं। पहला भाग होगा रचना के आधार पे। कौन सा? रचना के आधार पर, और जो दूसरा भाग होगा अर्थ के आधार पे। कौन सा? अर्थ के आधार पर, ठीक है, आधार पर। तीसरा भाग होगा आपका किसके आधार पे? उपयोग के या प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पर। अब इन सभी के मैं आपको प्रकार बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयोग के आधार पे, ठीक है। रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद? तो वाक्य के 3 भेद। अगर आपसे कोई पूछ ले आंख मूंद के वाक्य के कितने भेद, तो 3 भेद यही याद हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से? रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, ठीक है। अब रचना के आधार पे अगर कोई पूछ रहा है कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। अर्थ के आधार पे कितने? 8। प्रयोग के आधार पे कितने? 3। अब सबका मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ, आप ये टेबल बहुत सही से बना लीजिएगा। रचना के आधार पे 3 कौन कौन से होते हैं? तो रचना के आधार पे एक होता है सरल वाक्य। कौन सा होता है? सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसी तरह अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्यों की प्रकार 8 होते हैं। कौन कौन से? आपका सबसे पहले विधिवाचक या विधानवाचक इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधिवाचक या विधानवाचक, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आप निषेधवाचक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक, ठीक है। चौथा आपका हो जाता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। पांचवा हो जाता है इच्छावाचक। इच्छावाचक। छठा हो जाता है संकेतवाचक। संकेतवाचक। सातवां हो जाता है संदेहवाचक। संदेहवाचक। आठवां हो जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये कुल 8 प्रकार आपको यहाँ दिख गए होंगे अर्थ के अनुसार। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। प्रयोग के आधार पे वो आप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य। तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं प्रयोग के आधार पे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वाक्य के 3 भेद, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। रचना के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार होते हैं, विधि, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छा, संकेत, संदेह और विस्मय आदि, ठीक है। देखिए आप इंग्लिश में ही पढ़े होंगे तो 5 प्रकार के पढ़े होंगे, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। ये आपने
5 और एक ये विस्मयादि बोधक 6 आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। ये 2 इसमें नए आ गए हैं, संकेत और संदेह, तो याद रखिएगा संकेत और संदेह। इसी तरह प्रयोग के आधार पर 3 कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये कैसे बनते हैं, आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, ये भी एक मुद्दा है। आज मैं बात करूंगा इन 3 वाक्यों पर, सरल, मिश्र और संयुक्त। अगले दिन हम इन पर बात करेंगे, वाक्य भेद पार्ट 2 आएगा, तब हम इन पर बात करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पर, ठीक है। चलिए, और एक चीज मैं आपको इन वाक्यों से संबंधित जो ये आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ या टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक के अगर आपको बहुविकल्पी भी करना है, मैं बहुविकल्पी भी करवाऊंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ या बहुविकल्पी वाला एक लेक्चर लाऊंगा, उसमें आपको मैं बहुविकल्पी भी इनके ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव ऑन स्क्रीन करवाऊंगा, इस तरह बोर्ड में नहीं रहेगा, स्क्रीन से मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा डाउट वहां से 100% क्लियर हो जाएगा। वहां ऑब्जेक्टिव करवाता जाऊंगा, वापस से इसको रिकॉल कराता जाऊंगा आपका कि कौन कितने प्रकार का था, क्या इसका काम था, तो वो सब रिकॉल हो जाएगा वहां से फिर से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। सरल वाक्य पहला नंबर देखते हैं, सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। अब इसका नाम ही है सरल वाक्य, ठीक है। सीधा सीधा जो सीधा साधा एक तो वाक्य है वो सरल वाक्य, उसमें कोई अटपटा कुछ नहीं है। एक तो कर्ता होगा, एक तो क्रिया होगी, एक तो विधेय, मतलब एक क्रिया कर्ता और एक विधेय, सिंपल सा। एक कर्ता, 2 भाग आपको बताया, उद्देश्य और विधेय, तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बस यही क्या हो जाएगा, प्लस एक विधेय, ठीक है। विधेय कई बार एक से ज्यादा भी हो सकते, वो उद्देश्य एक बार एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विधेय यहाँ एक ही रहेगा। अब आप सोचेंगे ये गुरुजी नए बता रहे हैं कि उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकता है। किताबों में इतनी किताब आप छान मारिए, किसी में नहीं मिलेगा कि उद्देश्य एक से ज्यादा होता है, लेकिन होता है। कब? मैं अभी एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहा हूँ। जनरली एक उद्देश्य और एक विधेय आपको मिलेगा, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, जाता है, यह मेरी भैंस है, यह मेरी भैंस है, आप लोग मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। ये 3 एग्जाम्पल के से आपको क्लियर हो जाएगा, घूमने गया, ठीक है। तो देखिए, मैं राम बाजार जाता है, सिंपल सा वाक्य, एक इसमें विधेय उद्देश्य है और एक विधेय है, तो ये आपका क्या हुआ, सरल वाक्य। इसी तरह यह मेरी भैंस है, तो यह मेरी क्या हुआ, आपका उद्देश्य हो गया, बाकी भैंस है ये आपका विधेय हो गया। आप लोग क्या हो गए, यहाँ उद्देश्य हो गए, ये सब क्या हो गया, विधेय हो गए। सिंपल है, एक एक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ अटपटा आपको नहीं दिख रहा, सरल है। लेकिन इसमें मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, तो मैं और अपने दोस्त, यहाँ 2 विधेय हैं, ठीक है। तो वो सॉरी 2 उद्देश्य हैं, विधेय एक ही है, घूमने जा रहे हैं। दोनों लोग कहाँ रहे हैं, घूमने, लेकिन कौन कौन, मैं और मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ आपके उद्देश्य 2 हो गए, लेकिन विधेय कितना है, एक ही है। तो ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य में विधेय आपके एक ही रहेगा, लेकिन सरल वाक्यों में उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है, कभी कभी क्रिटिकल केस में, जनरली नहीं पाया जाता, ठीक है। इसीलिए जनरली किताबों में लिखा नहीं है। दूसरा मैं संयुक्त वाक्य दूसरा ले लेता हूँ एग्जांपल, मतलब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो सिंपल है, संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, 2 वाक्य होते हैं जो दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों वाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, एक तरीके से 2 प्रधान उपवाक्य जब आपस में किसी संयोजक के द्वारा जुड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्यों को कौन जोड़ेगा, संयोजक। संयुक्त वाक्यों को कौन जोड़ेगा,
संयोजक। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत कुछ नहीं ध्यान रखना। संयुक्त वाक्यों को कौन जोड़ेगा? संयोजक। ठीक है, तो जब दो प्रधान उपवाक्यों को किसी संयोजक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वो जो पूरा वाक्य नया तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेता हूं, बहुत आसानी से इसको ये समझ में आपको आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वह लखनऊ गया और साल लाया। मान लीजिए वह लखनऊ गया और गाड़ी खरीद लाया, गाड़ी खरीद लाया। ये देखिए, यहां देखिए सिंपल सा आप देख पा रहे हैं, दोनों वह लखनऊ गया ये भी मतलब एक उपवाक्य है और गाड़ी खरीद लाया भी एक उपवाक्य है। दोनों प्रधान है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कहीं पर, ये दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों प्रधान हैं। लेकिन इन दोनों को जब इस संयोजक के द्वारा, ये और नाम का संयोजक है, इसके द्वारा जोड़ दिया गया तो ये एक बड़ा सा वाक्य बन गया, वह लखनऊ गया और गाड़ी खरीद लाया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ दिया जाता है किसी संयोजक के द्वारा तो क्या बन जाता है? आपका संयुक्त वाक्य बन जाता है। इसमें आपके एक से अधिक क्या होते हैं? उद्देश्य भी होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक आपके विधेय दोनों रह सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्लस एक से अधिक विधेय दोनों इसमें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है या होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम तीसरा डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल और कहिए तो इसका ले लूं। ठीक है, बाजार गया और सामान खरीद लाया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा परंतु रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा परंतु रुकूंगा नहीं। ठीक है, तुम्हारी जितनी हैसियत है, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन मेरे से कम, ऐसे कुछ। तो ये सारे जो है ना संयोजक के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, तो सब संयुक्त वाक्य उदाहरण है। ठीक है, मिश्र वाक्य लेता हूं अगला, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र का मतलब है, आप समझते ही हैं, मिश्रण। और जब कोई भी मिश्रण आप तैयार करते हैं तो मिश्रण एक दूसरे पर मिश्रण क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो इसमें भी एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा इस पे आश्रित उपवाक्य होता है जो इस पर आश्रा मतलब इस पर आश्रित रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। दो उपवाक्य इसमें भी रहते हैं लेकिन एक प्रधान रहता है, एक आश्रित रहता है। यहाँ दोनों प्रधान रहते हैं। ठीक है, यहाँ संयोजक यूज होता है और यहाँ आपका क्या यूज होता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब जो जोड़ने का, वो एक जगह किसी चीज को लाने का काम करे तो उसे आप समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण ले लेता हूं कि श्याम ने लिखा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि श्याम ने लिखा कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। मतलब श्याम ने लिखा कि वह नहीं आएगा। तो ये एग्जांपल है, मैंने लेके आपको यहाँ दिखा दिया। एक ये क्या है? मुख्य वाक्य है, प्रधान वाक्य है, ये इस पर डिपेंडेंट उपवाक्य है। ये क्या है? वह नहीं आएगा डिपेंडेंट है, ये प्रधान है। और इसमें आप देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय लगाया गया है, समुच्चय बोधक अव्यय से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिलेगा किसमें? मिश्र वाक्य में। और आपका संयोजक देखने को मिलेगा संयुक्त उपवाक्य में। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि जब गीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई। जब गीता ने मेहनत की तब सफल हुई। तो इस तरह से आपको मिल जाता है। अब यहाँ क्या है? गीता ने पहले मेहनत की फिर उसके बाद सफल हुई, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है ये इस पर क्या है? डिपेंड करता है।
ये वाला जो दूसरा वाला उपवाक्य है ये पहले वाले पर डिपेंड करता है, अर्थात आश्रित है। और यहाँ भी आपको की शब्द मिल गया, मतलब यह सफल होता है जब कोई मेहनत करेगा। सॉरी, की नहीं यहाँ है, जब तब। यहाँ क्या दिख रहा है, जब और तब। ये भी आपको क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, किसी चीज को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब गीता ने मेहनत की तब वह सफल हुई। सिंपल है, क्लियर होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर कर पाए। वैसे इसी से आप कर लेंगे, इतना ये इनसफिशिएंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जो संयुक्त वाक्य है वहां बीच में जो शब्द मिलेगा, कौन मुख्य रूप से मिलते हैं, और, तथा, या, वा, अथवा, ठीक है, या, वा, अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु, लेकिन, परंतु, किंतु, लेकिन, परंतु, किंतु, नहीं तो फिर भी, ठीक है, नहीं तो फिर भी, नहीं तो फिर भी, नहीं तो फिर भी, ये मुख्य रूप से ये वाले शब्द आपको मिलते हैं। और, तथा, या, व, अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु, नहीं तो फिर भी, ये शब्द अगर आपको वाक्य के बीच में मिल जाए तो समझिए वो संयुक्त वाक्य। आंख मूंद के आप टिक कर लीजिए, आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है। मिश्र वाक्य जो है, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि आपको कौन कौन से शब्द मिलते हैं, ज्यादातर की, ताकि, की, ताकि, ठीक है, क्योंकि, जैसा कि, जैसा कि, जैसा कि, ज्यों ही, त्यों ही, त्यों ही, ठीक है, भले ही, भले ही, जब तक, जहां तहां, जहां तहां, यद्यपि, यद्यपि, यदि तो, यदि तो, तथापि, तथापि, आदि, ये शब्द आपको मुख्य रूप से मिल जाते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में कौन कौन से, और, तथा, या, व, अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु, और ये सब वाक्य आपको शब्द मिल जाते हैं वाक्यों के, दोनों वाक्यों के बीच में। मिश्र वाक्य में क्या होता है, की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, त्यों ही, भले, जब तक, जहां तक, यद्यपि, तथापि, ये शब्द आपको मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में आपको मिश्र वाक्य कैसे याद रखना। मिश्र वाक्य में जो शब्द मिलते हैं उसमें की जुड़ा रहता है, ज्यादातर शब्दों में की या जा। देखिए, ज्यादातर शब्दों में की या जा आपको मिल जाएगा, ठीक है, की या जा। तो ये भी एक की है, इसको याद करने का भी एक तरीका है कि मिश्र वाक्य में जो बीच में शब्द मिलते हैं उसमें की या जा मिला रहता है। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण बोला था कि जब तक वह मेहनत नहीं करेगी तब तक विजयी नहीं होगी। ऐसे करके तो जो वाक्य होते हैं सब मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कम कोई डाउट है तो वो सब क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताऊंगा। तो वहां प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो भी ऑप्शन रहेंगे चारों, तब वहां क्लियर करूंगा और साथ में इसको आपको मैं रिकॉल भी करवाता जाऊंगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए, और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में पार्ट 2 जो आपका वर्ड वाक्य भेद आने वाला है, इसमें अर्थ के अनुसार और प्रयोग के अनुसार वाक्यों के प्रकार देखेंगे और कन्वर्जन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सरल वाक्य से संयुक्त में बदलना है, सरल से मिश्र में बदलना है, मिश्र से सरल में बदलना है, सरल से संयुक्त में बदलना है, तो इस तरह के वाक्यों को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।